हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर हिंदी की सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसका पार्ट 1 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। देखिए, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, प्रत्युत्पन्न मति का मतलब होता है अति शीघ्र सोचने समझने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है तृष्णा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, किसी शब्द में कौन सा लिंग है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये क्या होता है आपका? चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसको क्या कहते हैं? उसको लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। देखिए, हिंदी में लिंग जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, तो स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं आपके? लता, रमा, ममता। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन में आपको तृष्णा दिया है, तो तृष्णा भी आपका आकारांत शब्द है। देखिए, सबसे पहले कारांत की बात कर लेते हैं। कारांत होते क्या हैं? देखिए, किसी भी वर्ण से जब हमारा कोई शब्द खत्म होता है, किसी भी वर्ण से, माना ये वर्ण है, इससे हमारा जो शब्द खत्म हो रहा है तो उसको कारांत कहते हैं। यानी अंतिम वर्ण कारांत कहलाता है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही कारांत जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अकारांत, आकारांत, आकारांत, ऐसे ही ईकारांत या ईकारांत, उकारांत, ये सभी जो होते हैं ये कारांत आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोला कि आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, आकारांत शब्द मैंने यहाँ पे बताया आपको लता होता है। आकारांत शब्द माना कि लता है। अब इसका हमने अंतिम वर्ण ले लेना है, और इस वर्ण का भी हमको इन वर्णों को भी हमको तोड़ देना है। अंतिम वर्ण इसमें क्या है? व्यंजन पूछे तो इसका अंतिम व्यंजन हो जाएगा क्या? त। और अगर हम अंतिम स्वर की बात करें तो इसका लता का अंतिम स्वर क्या हो जाएगा? आ। तो जिसके अंत में क्या आता है? अंतिम स्वर जो होता है ये आ होता है। ध्यान देंगे, जिस शब्द में अंतिम वर्ण आ होगा तो वो क्या कहलाएंगे? वो आपके अकारांत शब्द कहलाएंगे। तो अकारांत शब्द आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, यहाँ पे तृष्णा दिया है आपका। तृष्णा, अगर हम इसको तोड़ देते हैं, इस शब्द को अगर हम तोड़ देते हैं, इसका अंतिम व्यंजन क्या हो जाएगा? अण। इसका अंतिम व्यंजन अण हो जाएगा। और अंतिम स्वर की बात करें तो इस शब्द का अंतिम स्वर हो जाएगा आपका क्या? आ। तो ये हो जाएगा आपका आकारांत शब्द। इसी तरह
ये अकारांत शब्द जो होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आपका तृष्णा हो गया, लता हो गया, रमा हो गया, ममता हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग होंगे, कौन से अकारांत शब्द होते हैं और कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब बात करते हैं इकारांत की। इकारांत, अब इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए इकारांत शब्द कौन से होते हैं, रीति, तिथि, ये सब आपके इकारांत शब्द होते हैं। देखिए आप इसका अंतिम वर्ण देखिए, यहाँ पर अंतिम वर्ण में कौन सा व्यंजन है, त व्यंजन है। तो इसमें अंतिम व्यंजन है और अंतिम स्वर जो है ये कौन सा है, अंतिम स्वर हो जाएगा आपका इसमें ई। तो ई अंतिम वर्ण आपका छोटी ई आता है तो ये आपके इकारांत शब्द हो जाते हैं। इसी तरह ईकारांत, उकारांत, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, इसी तरह ईकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको सिर्फ पहचानना है कि ये कौन सा शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इन सभी के अलावा देखिए आई, इया, आवट, आहट, ता, ईमा प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। आई, इया, आवट, आहट, ता, ईमा, ये शब्द भी, ये प्रत्यय वाले शब्द भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय का मतलब जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, किसी भी शब्द के अंत में ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये भी आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है अभ्र भी होता है, व्योम भी होता है, अनंत भी होता है, लेकिन द्वग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द्वग। देखिए आकाश के अन्य पर्यायवाची देखें तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, इसके अलावा आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र और तारापथ। तारापथ ये सारे आपके आकाश के पर्यायवाची होते हैं। कोई भी पर्यायवाची उठा के दे दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पर्यायवाची हैं आकाश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। तो बताइए इनमें से ध्यानपूर्वक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय। ध्यानपूर्वक जो है ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। देखिए ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है उनको क्या कहा जाता है, उनको अव्यय कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण कोई भी विकार नहीं आता है उनको अव्यय कहा जाता है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय जो होते हैं इसके 4 प्रकार हैं। अव्यय के 4 प्रकार हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा होता है क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता है संबंध बोधक अव्यय और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं आपके। अब देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय की बात हो रही है कि जो शब्द क्रिया बतलाते हैं, जो शब्द क्रिया बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। तो ध्यानपूर्वक हो गया आपका क्या, क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैची शब्द है। देखिए इनमें से कैची शब्द क्या है बताना है आपको। अरबी का शब्द है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है या तुर्की है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कैची शब्द इनमें से क्या है। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।
तो देखिए कैंची जो शब्द है ये किसका शब्द है, ये तुर्की का शब्द है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए दारुण शब्द का अर्थ है, दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है, भयंकर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अन्वय शब्द का संधि विग्रह है, अन्वय शब्द इसका संधि विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, अनुधन आई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं प्रत्यय, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रत्यय का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला, प्रत्यय का मतलब होता है चलने वाला। अब देखिएगा चलने वाला साथ में पर बाद में, प्रत्यय का मतलब होता है साथ में तो चलता है लेकिन बाद में चलता है, यानी कि प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा पीछे चलना, जो शब्द शब्दों के अंत में जुड़कर, जो भी शब्द जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको एक उदाहरण दिया है दयालु, उदाहरण शब्द आपको दिया है दयालु, तो देखिए यहाँ पर दया शब्द के अंत में क्या जुड़ जाता है, आलू जुड़ जाता है, दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः यहाँ पर आलू शब्दांश प्रत्यय होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए अव्यय के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं अव्यय के, एक होता है आपका कृत अव्यय, दूसरा होता है आपका तद्धित अव्यय, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई, विविध भारती प्रसारण सेवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1957 ईस्वी में, वर्ष 1957 ईस्वी में विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। देखिए विविध भारती भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के रेडियो चैनल आकाशवाणी की एक प्रमुख प्रसारण सेवा है। भारत में रेडियो के श्रोताओं के बीच ये सर्वाधिक सुनी जाने वाली और बहुत लोकप्रिय सेवा है। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 ईस्वी को हुई और प्रारंभ में इसका प्रसारण केवल 2 केंद्रों, अब ये 2 केंद्र कौन कौन से थे, एक था आपका बम्बई, दूसरा था मद्रास। तो प्रारंभ में इसका प्रसारण केवल 2 केंद्रों बम्बई और मद्रास से होता था, बाद में धीरे धीरे लोकप्रियता के चलते आकाशवाणी के और भी केंद्र इसका प्रसारण करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री महादेवी का जन्म हुआ। देखिए कवयित्री महादेवी जो है इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ वर्ष 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 26 मार्च वर्ष 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। देखिए इनके प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो कविताएं, कहानियां, स्तंभ लेखन, कविता, ये सारे इनके क्या है प्रमुख कृतियां हैं, कविताएं, कहानियां और स्तंभ लेखन। प्रमुख इनके कविता संग्रह की अगर हम बात करें तो देखिए नीरजा, इसके अलावा निहार, दीपशिखा, इसके अलावा रश्मि, सप्तपर्णा और प्रथम आयाम, ये इनके कुछ कविता संग्रह है। ये ध्यान रखिएगा, आपको कविता संग्रह दे दिया जाएगा, बताइए ये कविता संग्रह किसका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, कि आप ध्यान रखिएगा। कहानी संग्रह की अगर हम बात करें, कहानी संग्रह के महादेवी वर्मा की, तो इनके कहानी संग्रह कौन कौन से थे, सोना, घीसा, गौरा, निल्लू, गिल्लू,
इसके अलावा मेरा परिवार, ये इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। देखिए महादेवी वर्मा जो हैं इनको वर्ष 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस रचना के लिए? इनकी एक रचना है यामा, जिसके लिए इनको वर्ष 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया और वर्ष 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो इनको कई पुरस्कार मिले हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे किस वर्ष। मेन जो है ये ध्यान रखिएगा आप, जो मैंने आपको बताया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। तो इनमें से आलोक शब्द का क्या विलोम हो जाएगा? आलोक शब्द का विलोम होता है अंधकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला देखिए, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। देखिए उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा रहस्य की बात जानना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या है? किताब। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम, पटना, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुशासन शब्द है। इनमें से अनुशासन शब्द है, क्या है अनुशासन शब्द? ये एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुशासन शब्द यौगिक है। अगला क्वेश्चन है आपका, दाजू रचना है। दाजू जो रचना है ये किसकी रचना है? देखिए दाजू नामक जो रचना है ये है आपके शेखर जोशी की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, नौरंगी बीमार कहानी संग्रह भी शेखर जोशी का है। नौरंगी बीमार, बताइए नौरंगी बीमार कहानी संग्रह किस लेखक का है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है शेखर जोशी का नौरंगी बीमार कहानी संग्रह है ये। और ये किसका कहानी संग्रह है? शेखर जोशी का। एक पेड़ की याद रचना के लिए, एक पेड़ की याद इनकी एक रचना है जिसके लिए इनको वर्ष 1987 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। देखिए वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उनको क्या कहा जाता है? उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे, ये सब हो जाएंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चमाचम शब्द है। देखिए इनमें से चमाचम शब्द क्या है आपका? देशज शब्द। चमाचम एक देशज शब्द है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। देखिए मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य क्या है? ये एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, सरल वाक्य योजक क्या होते हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? वाक्य योजक होते हैं। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी, यहाँ पर भी से ये जुड़ा है तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य। भी
योजक जुड़ा है, ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। देखिए, हिंदी को राजभाषा होने का गौरव किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1949 इस बी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। मोहन ने केला और संतरा खाया, इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें है आपका विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक बाद।